स्वागत है आपका मास एनर्जी एनालिसिस और कंट्रोल वॉल्यूम के भाग 3 में के लेक्चर पे। इस लेक्चर पे हम लोग जो है केवल कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के बारे में है, जैसे नोजल्स हुए, कंप्रेसर हुए, टरबाइन हुए। शुरुआत करते हैं। कई जो डिवाइसेस होते हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है, जैसे कि आप गैस टरबाइन की बात करें तो उसमें कई कंपोनेंट्स होंगे, यूनिट्स होंगे जिसमें आप यूज़ होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये सब डिवाइसेस। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे शो किया है ये जो कि लैंड बेस्ड गैस टरबाइन है। इसमें अगर नोटिस करें तो कितने डिफरेंट लेवल्स के कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, टरबाइन भी है, अलग अलग ढंग के टरबाइन है, जो हाई प्रेशर हुआ, लो प्रेशर हुआ टरबाइंस, और फ्लैंजेस लगे हुए हैं। जब ये इस टाइप की जो चीज़ें इंजीनियरिंग जब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेंस में किसी प्लांट में, तो एक समय होता है इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो वो कंडीशन को अचीव करने के, जो स्टेडी स्टेट की कंडीशंस को या स्टेडी फ्लो की कंडीशन को अचीव करने में कई महीने ये चलता है। उसके बाद जाके स्टेडी फ्लो डिवाइस बनते हैं। तो हमारा जो एनालिसिस है, हमने जो कंट्रोल सिस्टम बनाया है उसमें स्टेडी फ्लो डिवाइसेस पे जो एनर्जी और मास बैलेंस लगा रहे हैं वो इमीडिएटली लगा नहीं सकते जब आप किसी भी प्रोसेस प्लांट को स्टार्ट करते हैं या किसी भी इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा भी एनालिसिस हो सकता है इनिशियली जो कि नॉन स्टेडी स्टेट हो, तो वो अलग बात करेंगे। बट इस लेक्चर में और इस टॉपिक में हम स्टेडी स्टेट रिलेटेड ही काम करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल हम ज़रूर अभ्यास के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे अनस्टेडी स्टेट बिहेवियर। ठीक है। एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि हम मैक्सिमम टाइम हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट कर रहे हैं इन जनरल सिस्टम का। बट जहाँ पे फ्लो होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आती है, उसमें वेलोसिटी आती है, और कई बार हम काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप अगर देखें, अगर कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी के डिफरेंस में आप नोटिस कीजिएगा कि इनिशियली जब वेलोसिटी कम होता है तो ज़्यादा डिफरेंस चाहिए होता है जिससे कि सेम चेंज को अचीव कर सके। वही चेंज आपका 1 किलो जूल्स पर केजी आपको बहुत ही कम वेलोसिटी डिफरेंस में वो अचीव कर सकते हैं। आप केवल 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस अगर है वेलोसिटी में तो आपका 1 किलो जूल्स पर केजी मिल सकता है। वही आपको 45 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस चाहिए जिससे कि आप 1 किलो जूल्स पर केजी का काइनेटिक एनर्जी आपको मिले। तो हाई वेलोसिटी में जब बहुत हाई वेलोसिटी होती है तो थोड़ा भी चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो इतना सेंसिटिव हो जाता है सिस्टम जब हाई वेलोसिटी है। तो भी टरबाइन और जो इंजन्स हैं जो बहुत ही हाई वेलोसिटी पे काम करते हैं, उसका डिज़ाइनिंग के लिए आपको एनर्जी मास बैलेंस बहुत ही सही ढंग से करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें आप कई चीज़ें आप एज्यूम करते हैं, लेकिन एजम्पशंस भी सही होने चाहिए और उसका एरर एनालिसिस भी अच्छे से होने चाहिए। कुछ कॉमन जो आपके डिवाइसेस जो हम यूज़ करेंगे वो है नोज़ल। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है नोज़ल्स, डिफ्यूज़र्स, कंप्रेसर्स, पंप्स, ये सब। तो हम एक एक डिवाइस के बारे में समझेंगे। जो नोज़ल्स है उसमें होता क्या है कि जो वेलोसिटी इनिशियली जो लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये सब मिल जाएगा आपको, जेट में मिल जाएगा, इंजन रॉकेट में है, स्पेसक्राफ्ट में है, गार्डन के जो पाइप निकालते हैं वो यूज़ करते हैं जो पानी छिड़कने के लिए, वो भी उसमें भी आपको नोज़ल ही यूज़ होता है। तो नोज़ल और डिफ्यूज़र्स जो हैं ये इस टाइप के नोज़ल और डिफ्यूज़र ये इस टाइप के आपको डिवाइसेस में आपको मिल जाते हैं या ये सिस्टम में मिल जाते हैं। उसमें बस एक ही फ़र्क है नोज़ल में और डिफ्यूज़र में। नोज़ल होता है आपका वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, डिफ्यूज़र होता है प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो नोज़ल आपका स्पीड बढ़ा देता है, जैसे कि आपने पाइप का होस की बात कर रहे हैं, और डिफ्यूज़र जो है उसको स्लो कर देता है जैसे कि प्रेशर बढ़ जाए उसे। इसीलिए अगर आप देखें इनिशियल जो वेलोसिटी का v1 है तो नोज़ल के केस में फाइनल वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगा v1 के कंपैरिजन में, उसके तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। वही डिफ्यूज़र जो है उल्टा है, v1 बहुत ज़्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे इसका मकसद क्या है, प्रेशर बढ़ाने का।
और इसका मकसद क्या है, डिफ्यूज़र का वेलोसिटी बढ़ाने का। ठीक है, शुरुआत करते हैं एनर्जी बैलेंस और नोजल और डिफ्यूज़र का। तो एनर्जी बैलेंस तो सिंपली हम लोग डी कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात करें, तो ये तो स्टेडी फ्लो सिस्टम है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो चाहे वो नोज़ल हो या डिफ्यूज़र हो, आपका एनर्जी बैलेंस में ई इन डॉट इज इक्वल टू ई आउट डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ई इन में आपके पास आप ऐसे एम डॉट, क्योंकि डिफ्यूज़र और नोज़ल में एक ही स्ट्रीम है तो ये एम बेसिकली एम इधर रहेगा और साथ में आपका ये भी एम रहेगा, बट यहाँ पे आप लिखेंगे H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G ऑफ Z1 और H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 G Z2। और नॉर्मली Z1 सेम होगा तो हम लोग इसे डिलीट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। केवल काइनेटिक एनर्जी ही वेरी करेगा नोजल या डिफ्यूज़र में, तो एम को भी हटा सकते हैं आप क्योंकि सेम होगा। तो आपका बचता है H1 प्लस V1 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर 2। जब नोजल लेते हैं तो नोजल में कंडीशन ये है और डिफ्यूज़र में कंडीशन ये है। तो अगर नोजल है, नोजल स्पीड बढ़ाता है तो अब V2 बहुत ज़्यादा होता है V1 से, तो V1 तो H2 माइनस H1 जो है वो आपका V1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 होगा। तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि H2 माइनस H1 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया नोजल, और H1 माइनस H2 इज़ V2 स्क्वायर बाई 2। अगर डिफ्यूज़र लेते हैं तो डिफ्यूज़र में कंडीशन क्या है, V2 बहुत छोटा होता है कंपेयर टू V1, तो H2 माइनस H1 जो है वो आपका V1 स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये एक आपका इक्वेशन इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये एयर है जो 10 डिग्री पे है और 80 किलो पास्कल है। इसकी वेलोसिटी आपकी 200 मीटर शुरुआत में है। इनलेट एरिया का डिफ्यूजन आपका ए दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर। एयर जो है लीव कर रहा है विथ वेलोसिटी दैट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इनलेट वेलोसिटी। कहने का मतलब V2 जो है ये बहुत ही कम है V1 से, ये स्टेटमेंट भी है। और ये डिफ्यूजर जो है वो जेट इंजन का है। तो हमें निकालना है मास फ्लो रेट कितना इसका m डॉट है, ठीक है, और निकालना है टेम्परेचर जो T2 का निकल के आ रहा है। तो ये दो चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो डिफ्यूज़र है तो हम सीधा एनर्जी बैलेंस देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में हम सीधा ये लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें चूँकि मास फ्लो रेट निकालना है तो मास फ्लो रेट के लिए m डॉट है। m डॉट में आपका चूँकि मास है तो रो आपका वेलोसिटी इंटू a होगा। ये आपका बाय डेफिनेशन है, a आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी निकालनी है तो ये आपका इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए आप एयर को मान सकते हैं आइडियल गैस, ठीक है, एयर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का जब नॉर्मली कंडीशन क्या होता है, जब हम एयर को आइडियल गैस मानते हैं, ये हो गया आइडियल गैस कंडीशन। ये तब होता है जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस फ्लूइड का या क्रिटिकल टेम्परेचर से, या प्रेशर बहुत कम होता है उसके क्रिटिकल प्रेशर से। तो जैसे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे अज्यूम कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कैसा पता कि भाई ये कंडीशन जो है वो हाई टेम्परेचर है या लो प्रेशर है। तो एयर का जो एयर का आप अगर NIST से देखें, NIST का टेबल देखें, या आप
गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन NIST डेटा जो है वो एक स्टैंडर्ड डेटा मानते हैं थर्मोडायनेमिक्स डेटा के लिए। तो एयर का जो टेम्परेचर TC है और PC है, वो उसकी वैल्यू TC आपकी -40.52 डिग्री सेल्सियस है और PC आपकी 37.05 बार है। तो नेचुरली जो टेम्परेचर है आपका यहाँ पे वो 10 डिग्री है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है -40 से, और प्रेशर जो है वो 80 किलो पास्कल है, जो 1 बार से भी नीचे है, तो प्रेशर भी बहुत कम है। इस वजह से इस एयर को हम आइडल गैस मान सकते हैं। अगर आपने आइडल गैस माना तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, PV V जो है आप निकाल सकते हैं स्मॉल v RT/P से, और R आपको दिया है, ये वाला R जो होगा वो 0.287 किलो पास्कल मीटर क्यूब पर kg, और टेम्परेचर आपका है 283 केल्विन। प्रेशर आपको दी हुई है 80 किलो पास्कल। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यही V जो है आपने अगर मास को किया ρV1A1, तो ये हो गया आपका 200, और इसको आप कह सकते हैं V1A1 बाई V 200 मीटर पर सेकेंड, 4.4 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका RT1P1, जो हमने यहाँ से इंसर्ट करके ये वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। फाइनली इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, वो निकल के आती है डॉट में, तो यह निकल के आती है 78.8 किलो kg पर सेकेंड, ये निकल के आती है। ठीक है, और ये नोटिस कीजिए ये वेलोसिटी है इसका। तो ये पहला पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको डिफाइन किया m डॉट इज इक्वल टू ρVA, और इसको निकालने के लिए हमें वेलोसिटी दी हुई है, एरिया दी हुई है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए हमने इसे आइडल गैस समझा, और उसके बाद सीधा आइडल गैस का एक्सप्रेशन लगा के हमने इसमें इंसर्ट करके जो डेटास को 78.8 kg पर सेकेंड हमने निकाला। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हमने एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है। Q डॉट आपका 0 है, W आपका 0 है, और ऑफ कोर्स डेल्टा PE आपका 0 है। ठीक है, तो ये तो केवल आपका EN इज इक्वल टू E आउट रहेगा। और नॉर्मली ये जो एजम्पशंस हैं Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट, ये कि नोजल और डिफ्यूज़र में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसे एडियाबैटिक इनक्लोज मान के चले, इंसुलेटेड मान के चले, और W चूँकि वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हो रहा है और एक्सटर्नल को वर्क नहीं होने वाला, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो E इन आपका आ जाएगा m डॉट H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m डॉट H2 प्लस इज इक्वल टू m डॉट H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, जैसे हमने पहले भी कहा। और चूँकि V2 आपका बहुत ज़्यादा है V1 से, तो V2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। V2 बहुत कम है V1 से, तो V2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका H2 इज इक्वल टू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2। ओके, तो H1 क्या है? H1 आपके कंडीशन दी है यहाँ पे 283, तो इसके बीच में है। ठीक है, तो H1 आ गया आपका। इसको अगर इंटरपोलेट करें, लीनियर इंटरपोलेशन, तो H1 एट 283 केल्विन आ जाएगा, 283.14 निकल के आता है। ठीक है, और वेलोसिटी हमें पता है, तो अब इस वेलोसिटी को आप इंसर्ट करें, तो पहली बात तो ये नोटिस कीजिएगा कि वेलोसिटी जो है आपका 200 V1 क्या है 200 मीटर पर सेकंड, तो 200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये यूनिट जो आएगी यहाँ पे, चूँकि हम डालेंगे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी H1 की वैल्यू जो है किलो जूल्स पर kg में होगी, प्लस ये जो वैल्यू होगी V1 स्क्वायर, ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल्स पर kg में। तो नोट कीजिए, जूल्स पर kg जो है आपका न्यूटन मीटर पर kg हो गया, ये हो गया आपका kg
पर मीटर स्क्वायर, ये आपका न्यूटन का यूनिट हो गया, फिर मीटर हो गया, पर केजी हो गया, तो ये हो गया आपका मीटर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर स्क्वायर। देयरफॉर किलो जूल्स पर केजी जो है वो 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसी को आपको यूज़ करना है, जो आपकी वैल्यू आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बाई, डिवाइड कर दीजिए 1000 से, जिससे कि आपको किलो जूल्स पर केजी मिल जाए। तो H आपका जो है यहाँ पे H क्या हो गया, H2 हो गया आपका 283.14 किलो जूल्स पर केजी, प्लस जो है 200 मीटर स्क्वायर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, ये हो गया आपका किलो जूल्स पर केजी, और इसकी वजह से निकल के आता है वैल्यू 303.14 किलो जूल्स पर केजी। अब 303 जो है ये इसके बीच में है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कहीं यहीं होगा, तो इसको भी आपको लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा टेम्परेचर निकालने के लिए, और ये T2 आ जाएगा आपका 303 केल्विन, ये आ गया लीनियर इंटरपोलेशन करने के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पता है लीनियर इंटरपोलेशन, नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं किसी न एग्जाम्पल पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे यूज़ करता है। टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है कैसे डिफ्यूज़र और ये इस केस में उसके एग्जांपल को यूज़ करना है। इसी तरह से नोजल के एग्जांपल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि आपको वेलोसिटी के कंडीशंस को अप्रॉक्सीमेशन अलग करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका V2 जो है ज़्यादा होगा V1 से, नोजल के केस में। ये डिफ्यूज़र था तो हमने डिफ्यूज़र का कंसिडर किया। तो इसी तरह जैसे हमने नोजल्स और डिफ्यूज़र के में पढ़ा, इसी तरह आपके टरबाइन, कंप्रेसर, फ़ैन, ये सब भी आपके पार्ट ऑफ द डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है। टरबाइन जो है वो यूजुअली टरबाइन का काम आता है, ड्राइव करता है इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए। ये नॉर्मली आपको स्टीम, गैस या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मिलेगा। यहाँ पे टरबाइन में क्या होता है कि फ्लूइड जब पास होती है तो ये वर्क करता है एक ब्लेड के अगेंस्ट, जो कि शाफ्ट से जुड़ा होता है, और चूँकि वर्क करता है ब्लेड के अगेंस्ट जो शाफ्ट से जुड़ा होता है, शाफ्ट घूमने लगता है और इसी तरह से प्रोड्यूस करता है वर्क, और बाद में जो फ्लूइड निकल के आता है वो लो प्रेशर पे निकल के आता है। कंप्रेसर जो है वैसे ही जैसे पंप फ़ैन है, ये डिवाइस जो है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। नॉर्मली ये कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करना, तो ये क्या करता है कि वर्क जो है सप्लाई करता है डिवाइसेस में, ये एक्सटर्नल सोर्स जो है के थ्रू करता है, और ये रोटेटिंग शाफ्ट इसमें भी है। तो फ़ैन का काम केवल ये होता है कि ये प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है। यूजुअली फ़ैन जो है वो मोबिलाइज़ करता है, वो गैस को घुमाता है और प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, बट ज़्यादा नहीं। बट कंप्रेसर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। ना पंप का भी काम यही है जो कंप्रेसर का है, लेकिन पंप जो है वो लिक्विड को हैंडल करता है और कंप्रेसर जो है वो गैस को ज़्यादा यूज़ करता है। तो कंप्रेसर का जो यूजुअली गैस को, क्योंकि हम लिक्विड को कहते भी हैं कि ज़्यादा प्रेशराइज कर नहीं सकते, लेकिन पंप का काम क्या है कि उसका हेड बढ़ाना और किसी तरह को लो हाइट से हाई हाइट लेके जाता है, और लिक्विड पे मेनली काम करता है। कंप्रेसर जो है सिंपल प्रेशराइज करता है, तो गैस क्योंकि प्रेशर पे निकालने की कोशिश करता है। तो हर एक प्रोसेस डिवाइस का काम अलग अलग है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लिक्विड पंप करना है तो फिर आप कंप्रेसर यूज़ नहीं करेंगे, आप पंप यूज़ करेंगे। आपको गैस कंप्रेस करना है तो आप कंप्रेसर यूज़ करेंगे, पंप यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कंप्रेसर के एनर्जी बैलेंस को। फ़र्क नोज़ल और डिफ्यूज़र कंपेयर टू कंप्रेसर में क्या है कि जैसे आपने नोज़ल देखा, तो उसमें Q तो ज़ीरो होता है, W भी ज़ीरो होता है। और बाकी आपको DE सिस्टम तो खैर वो तो आपका ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है। आपका कंप्रेसर में सेम चीज़ है, DE आपका सिस्टम बाई DT ज़ीरो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ज़ीरो हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़ीरो हो।
पर कंप्रेसर में जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे इसमें ये आपका ज़ीरो नहीं होता है डिफ्यूज़र और नोज़ल में, पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम ज़ीरो लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो लेते हैं, बस यही फ़र्क है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो नेचुरली इस केस में हम ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा डी ई सिस्टम बाई डी टी, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। और ये वाला जो है ई इन है, ये डिपेंड करता है कि आपका हीट ऐड हो रहा है या डिसिपेट हो रहा है, इस टाइप से है। यूजुअली हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्योंकि वर्क तो करना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए, तो बाहर से आएगा कंप्रेस करने के लिए। सो ई इन में आपका वर्क तो करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू इन होगा डेफिनेटली। अब इसके अलावा आपका जो है क्यू भी हो सकता है प्लस एम एच वन, और थीटा जो है, तो थीटा जो वन होगा वो थीटा इन जो होगा वो उसमें आपका, चूँकि आपके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये केवल एच वन होगा। और इसी तरह आपका डब्ल्यू आउट प्लस क्यू आउट प्लस एम थीटा आउट। तो ये इसमें नॉर्मली कंप्रेसर में क्या होगा कि आपका वर्क इन ही है, वर्क आउट नहीं होता है, तो नॉर्मली ये हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते हैं। और जो वर्क करते हैं तो हीट डिसिपेट होता है, तो नॉर्मली हम इसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। और इसमें केवल आपका H2 होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो इसका जो एनर्जी बैलेंस है ये नॉर्मली हम लोग इस ढंग से लिखेंगे। मास फ्लो रेट तो सेम होगा क्योंकि एक ही इनलेट होगा एक ही आउटलेट होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल है कि ये एक गैस दी गई है जो कि कंडीशन ये दी हुई है, एयर, स्पेसिफिकली एयर दी हुई है। इनलेट कंडीशन ये है, आपका ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जो एयर जो कि और फ्लो रेट आपकी दी हुई है मास 0.0 kg/s। इसी फ्लो रेट से आएगा हो जाएगा, तो मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट होगा। इसमें जब इस प्रोसेस में आपका हीट लॉस है तो क्यू आउट दिया हुआ है पर यूनिट मास। अज्यूमिंग द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल, डेल्टा के ई और डेल्टा पी ज़ीरो है, तो इसमें नेसेसरी पावर इनपुट कितना होगा, डब्ल्यू इन। ओके, नोटिस कीजिएगा इसमें कि टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर भी इसका इंक्रीज़ हुआ आउटलेट कंडीशन का। तो इसमें वही अप्लाई करेंगे कि इसमें हम ई इन डॉट इज इक्वल टू ई आउट, क्योंकि स्टेडी स्टेट है, और ये हो जाएगा एम डब्ल्यू इन प्लस एम डॉट एच वन, ये आ गया आपका एम डॉट एच टू, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी बैलेंस जैसा कि हमने यहाँ निकाला। सो डब्ल्यू इन आपका पावर है, तो ये हो जाएगा आपका एम डॉट एच टू माइनस एच वन, ठीक है। एम डॉट ऑलरेडी दिया हुआ है 0.02 kg/s, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि आपकी हीट लॉस नहीं है। अब यहाँ पे हीट लॉस भी है तो क्यू आउट दिया हुआ है, तो क्यू आउट के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया क्यू आउट भी मिस हो गया, ठीक है, क्यू आउट है। सो क्यू आउट आपका ये हो गया, बट क्यू आउट क्या है आपका, क्यू आउट आपका एम डॉट क्यू आउट हो गया, तो एम H2H1 प्लस एम डॉट क्यू आउट, क्योंकि ये पर केजी है तो टोटल मास फ्लो रेट हमारी दी हुई है 0.02 kg/s, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका आपको H निकालना पड़ेगा, और चूँकि हमने एयर को अगर हमने आइडल गैस माना, जो कि कंडीशंस इस तरह से है कि मान सकते हैं क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे है, ये थोड़ा हाइयर है लेकिन फिर भी मान सकते हैं क्योंकि स्टिल ये आपके जो क्रिटिकल प्रेशर से बहुत कम है। तो एयर अगर आइडियल गैस है तो पता है कि भाई इंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है केवल। तो हम उसके टेबल देख सकते हैं, हम उसे जो टेबल जैसे हमने टेबल यूज़ किया, इसमें भी टेबल यूज़ किया था A13, तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 280 के केल्विन है, 280 का 280.13 हमारा एंथैल्पी है।
फिर फाइनल टेम्परेचर 400 है, तो 400 का टेबल मैंने यहाँ शो नहीं किया है, बट 400 का जो टेबल है वो A आपका 17 में दिया हुआ है। तो A17 के हिसाब से H1 एट 280 केल्विन, H2 एट 280 केल्विन, एयर का है वैल्यू 280.13 किलो जूल्स पर केजी, 400.98 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, ये AA17 में दिया हुआ है। रिमेंबर कि H इज़ अ फंक्शन ऑफ HT फॉर, ये जो है आइडल गैस के लिए इंथैल्पी जो है केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, HT फॉर आइडल गैस। तो ये वैल्यू अगर दी हुई है तो आप आराम से प्लग इन कर सकते हैं। मास पता है, क्यों पता है, तो इस तरह से आपका W क्या आ जाएगा इन, जो कि पावर है 0.02 kg/सेकेंड, और आपका ये 400 माइनस 400.98 माइनस 280.13, यह आपका आ गया किलो जूल्स पर केजी, प्लस आपका ये Q डॉट है आपका 16 किलो जूल्स पर केजी। तो W इन आ गया आपका, टोटल आ जाएगा 2.74 किलोवाट, जो आपका किलो जूल्स पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा 2.74 किलोवाट, जिससे कि आपके जो प्रेशर जो है, कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर को 100 किलो पास्कल से 600 किलो पास्कल पे ले जाए और स्टेडी फ्लो में। इसके वजह से इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो भी आपका 400 केल्विन हो जाता है। तो इसके वजह से इसका फाइनल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर में। तो यहाँ पे आपका 400 दिया हुआ था, जैसे 400.490.98। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आप थ्रॉटलिंग वाल्व, मिक्सर, हीटर एंड हीट एक्सचेंजर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत जेनरिक है, आपको बेसिकली एनर्जी बैलेंस, बेसिक फंडामेंटल एनर्जी बैलेंस करना है। उसमें आपको एजम्पशन समझना है, उस डिवाइस के बारे में भी समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, टरबाइन में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपका प्रेशर चेंज होगा या कंप्रेसर में प्रेशर चेंज हो रहा है। बट नॉजल और डिफ्यूज़र में ऐसा केस है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से चेंज होती है, तो इसीलिए उसका जो वेलोसिटी का इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी का रिलेशंस अलग अलग है। तो उस एजम्पशन को लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को और उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कोई समझ में आया। हम इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।